Students, welcome to the next lecture. As you know, we have started chapter number 2 biological classification. हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे. आर.एच. पिटाकर ने 5 किंगडम बताए थे, मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया. हमने 2 किंगडम डिस्कस कर लिए थे. दैट इज़ अ किंगडम मोनीरा हमने डिस्कस किया था, और सेकेंड किंगडम जो हमने डिस्कस किया था दैट इज़ अ किंगडम प्रोटिस्टा. द नेक्स्ट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई जो है दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दैट आर द हेटेरोट्रॉफिक. अलग अलग हैबिटेट, अलग अलग मॉर्फोलॉजी के ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं. एग्जाम्पल अगर देखें इसके किंगडम फंजाई के या फंजाई के, तो ब्रेड के ऊपर जो फफूंद होती है, मोल्ड होती है, दैट इज़ अ फंजाई. मशरूम दैट इज़ अ फंजाई. ईस्ट इज़ अ फंजाई. पेनिसिलियम जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है दैट इज़ अ फंजाई. तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे चारों ओर जो हैं वो फंजाई के मिलते हैं, बिकॉज फंजाई इज़ यूबिक्विटस. हर जगह मिलता है, ये भी कॉस्मोपॉलिटन है. एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल, प्लांट सब जगह प्रेजेंट होता है. इसके अलावा जो फंजाई हैं दैट आर द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक. लेकिन एक एक्सेप्शन है दैट इज़ द ईस्ट. ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, और बाकी जितने भी फंजाई हैं दैट इज़ अ मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. फंजाई जो है वो यूकैरियोट्स हैं. बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जो हमें वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ही मिलते हैं. जो फंजाई का फेवरेट हैबिटेट है, जहाँ पे मैक्सिमम ये ग्रोथ करते हैं, दैट इज़ अ वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस. कुछ एक ऐसे फंजाई हैं जो नॉर्मल स्पेसिस पे भी मिलते हैं, जैसे ड्राई जगह भी मिलेंगे या फिर जो हैं वो एयर में भी मिलेंगे. लेकिन जो ह्यूमिड और वार्म इन्वायरमेंट है, जैसे रेनी सीजन में होता है, तो वो इनका फेवरेट ग्रोइंग पीरियड है या फेवरेट प्लेस होता है. वहाँ पे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है. इसके अलावा जो फंजाई हैं दैट आल्सो कॉज डिजीज़. इनके बेनिफिट भी हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन इनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं. ये बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ भी कॉज करते हैं. तो प्लांट्स की अगर बात करें तो 2 कॉमन डिजीज़ हैं, दैट इज़ अ वीट रस्ट डिजीज़ कॉज्ड बाय द पक्सीनिया एंड द लूज स्मट डिजीज़ कॉज्ड बाय द अस्टीलेगो. ये 2 ऐसी डिजीज़ हैं जो प्लांट्स में होती हैं, और ये कॉमन डिजीज़ हैं. एनिमल में भी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, जैसे जैसे माइक्रोस्पेरियम जो है वो डैंड्रफ कॉज करता है ह्यूमन में, दैट इज़ अ कॉज्ड बाय द फंजाई. इसके अलावा जो इचिंग है वो भी इट इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय फंजाई. इसके अलावा रिंग वॉर्म जो है वो आपने देखा होगा कि उससे जो है वो पैचेस पड़ जाते हैं स्किन वॉर्म की वजह से, रिंग वॉर्म की वजह से. तो वो भी एक ह्यूमन की जो है वो फंगल डिजीज़ है. बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो ह्यूमन में भी कॉज होती हैं, एनिमल में भी और प्लांट में भी. तो आपके लिए होमवर्क है कि आपने दो एग्जाम्पल लर्न करने हैं. द डिजीज़ कॉज्ड बाय द प्लांट्स, the disease caused by fungi in plants, diseases caused by fungi in animals and diseases caused by fungi in human. तो कुछ एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी दो एग्जांपल आपने नेक्स्ट लर्न करने हैं. इसके नेक्स्ट है दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगस. अगर फंगस के या फिर किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक देखे जाएँ तो इस किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट आर द यूकैरियोटिक. प्लस दीज आर नॉन वेस्कुलर. इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है. नॉन मोटाइल, ये चल फिर नहीं सकते हैं. दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम फंजाई. ये यूनिसेलुलर भी हैं और कुछ एक फिलामेंटस या फिर मल्टी सेलुलर. फिलामेंटस होता है जो रिबन की शेप में होता है या फिर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो दीज आर द यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर. अगर मल्टी सेलुलर हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ द फिलामेंटस. देन दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. इनकी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स के थ्रू करते हैं. दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है कि ये आधी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड, आधी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड स्पेंड करते हैं. हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से फिर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल बनाते रहते हैं. देन फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, अपना खाना खुद नहीं बना सकते. खाना जो है वो दूसरों से लेते हैं ये, और जो खाना है ये स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च अपनी बॉडी में. इसके अलावा फंजाई जो है वो काइटिन बनाते हैं अपने सेल के अंदर, और इसी काइटिन से इनकी सेल वॉल बनती है. जैसे प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, फंजाई सेल या फिर फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है. न्यूक्लियस इनका बहुत छोटा होता है. जब ये माइटोसिस करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो इनका न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाता है. फंजाई में कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होती, एम्ब्रियो नहीं बनाते, डायरेक्ट ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं. दोनों तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्शुअल भी एसेक्शुअल भी. कुछ एक ऐसे फंजाई हैं जो पैरासिटिक हैं, और जो पैरासिटिक हैं वो डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं. इसके अलावा फंजाई एक स्पेशल केमिकल क्रिएट करते हैं, फेरोमोन.
जिसकी हेल्प से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। जो ये दोनों तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल भी सेक्सुअल भी। जब इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होती है तो इनसे स्पेशल हार्मोन रिलीज होता है इनके सेल से, फेरोमोन, जिसकी हेल्प से ये मेल और फीमेल पार्टनर जो है वो एक दूसरे के साथ मीट करते हैं या एक दूसरे के साथ जो है वो फ्यूज़न करते हैं। एग्जाम्पल है इनके मशरूम, मोल्ड, ईस्ट। तो ये कुछ एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं फंगस किंगडम, फंजाई किंगडम के और फंगस सेल के, वो हमने पढ़े। तो आपको जब भी फंगस के या फिर किंगडम फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक आते हैं तो आपने इसी तरह पॉइंट्स फॉर्म में लिखने हैं। नेक्स्ट है कुछ एक और कैरेक्टरिस्टिक है इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कैसे हैं, फिलामेंटस। जैसा कि हमने पढ़ा कि ईस्ट को छोड़ के बाकी मैक्सिमम फंजाई आर फिलामेंटस। इनकी बॉडी फिलामेंटस मीनिंग इनकी बॉडी लॉन्ग थ्रेड लाइक होती है या रिबन लाइक होती है। एंड व्हेन देयर बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ द लॉन्ग थ्रेड लाइक दे आर नोन एज अ हाइफे। इनकी जो बॉडी है जो लॉन्ग थ्रेड लाइक है उसको हाइफे कहते हैं। हाइफे अकेले अकेले भी हो सकते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं। कुछ एक फंगस में एक अकेला हाइफा एक फंगस बना रहा होता है, लेकिन मैक्सिमम फंगस में क्या है, हाइफे जो हैं वो नेटवर्क में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, और उस ग्रुप या नेटवर्क ऑफ हाइफे को कहा जाता है माइसिलम। उसके बाद है जो हाइफे हैं, अगर वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स हैं और उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो उनको सिनोसिटिक हाइफे कहा जाता है। और अगर हाइफे के बीच में पार्टीशंस हैं तो उसको सेप्टेट हाइफे कहा जाता है। ये हम डायग्राम से देखेंगे कि कैसे सेप्टेट और एसेप्टेट हाइफे में क्या सो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो हाइफे हैं दैट आर सेप्टेट, इनमें सेप्टा प्रेजेंट है। एक हाइफे है वो लॉन्ग रिबन लाइक है और उसमें जगह जगह जो है वो पार्टीशंस हैं। तो दिस इज़ द सेप्टेट हाइफे, जिसमें हर एक सेल जो है वो एक दूसरे से जो है वो सेप्टा के थ्रू जो है वो अलग होता है या फिर एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब की फॉर्म में नहीं होता। हर सेल जो है उसकी अपनी सेल वॉल होती है और सेप्टा से वो नेक्स्ट जो है वो सेल से जुड़ा हुआ होता है। अब देखते हैं एसेप्टेट। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ और दिस इज़ द डायग्राम ऑफ एसेप्टेट माइसिलम और हाइफे। अगर आप हाइफे देखें तो इन हाइफे में कहीं पे भी सेप्टा नहीं है और पूरे के पूरे हाइफे के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो ऐसा हाइफे जिसके अंदर सेप्टा नहीं होते, उसमें एक ही हाइफे के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं तो इसको सिनोसिटिक हाइफे कहा जाता है। और अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इसमें एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, तो ये यूनिन्यूक्लिएट सेल है जिसमें हाइफे के हर एक सेल में जो है वो एक एक न्यूक्लियस होता है। अगर हाइफे को ध्यान से देखा जाए, आप देखें तो एक हाइफे जो है वो बहुत सारे फंगस सेल से मिलकर बना हुआ है। वन हाइफे इज़ नॉट इक्वल टू वन फंगस सेल, वन हाइफे इज़ इक्वल टू लार्ज नंबर ऑफ द फंगस सेल। एक हाइफे के अंदर बहुत सारे फंगस सेल होते हैं। वो फंगस सेल एक दूसरे के जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं थोड़े थ्रू द सेप्टा। वो एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं लेकिन उनके बीच में पार्टीशन है जिसको क्या कहते हैं, सेप्टा। तो जो इसलिए इसको सेप्टेट हाइफे कहा जाता है। लेकिन इस एसेप्टेट हाइफे में क्या देखा कि जो हाइफे था वो बहुत सारे सेल थे इसमें, लेकिन उनमें सेप्टा नहीं बन पाए, इसलिए उनके न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही ट्यूब के अंदर भर गए। तो इसमें सेल बहुत सारे थे इसलिए न्यूक्लियस भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो सेल अलग अलग नहीं हो पाए, पार्टीशन नहीं हो पाई उनमें, इसलिए आपको एक हाइफे के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ द सिनोसिटिक हाइफे। उसके बाद है नेक्स्ट है दिस इज़ द माइसिलियम। जब जो हाइफे हैं वो ग्रुप्स में होते हैं तो वो एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं। वो नेटवर्क आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ हाइफे। बहुत सारे हाइफे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दिस इज़ द बॉडी ऑफ द फंगस व्हेन द हाइफे, द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइसिलम व्हेन द हाइफे आर इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क। वो एक ग्रुप में होते हैं। नेक्स्ट है ये है सेप्टेट। सेप्टा कैसे होते हैं, देखो बी डायग्राम, सी और डी डायग्राम आप देखें तो सेप्टा जो होता है, जो पार्टीशन होती है फंगस सेल के बीच में जिसको सेप्टा कहा जाता है, उसकी भी अलग अलग टाइप हैं। सबसे पहला जो सेप्टा है या सेप्टम है उसको पोरस कहा जाता है, क्योंकि उसके बीच में जो है वो एक तरह का पोर प्रेजेंट होता है, पोरस होता है। यहाँ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो हैं वो आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में चीज़ें जा सकते हैं। मन्यूट पोर्स होते हैं बहुत सारे। दूसरा है दैट इज़ अ सेप्टा। सी डायग्राम में अगर आप देखें तो इसको कहा जाता है दैट इज़ अ पोरस, सॉरी बी डायग्राम को कहा जाता है कंप्लीट सेप्टा, सी को कहा जाता है पोरस, और जो डी डायग्राम है इस सेप्टा को कहा जाता है डोलीपोर। तो जो
बी वाला सेप्टा ये कंप्लीट सेप्टा है, इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होंगे, माइन्यूट पोर्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पोर, जिनके थ्रू एक सेल का दूसरे सेल के साथ लेन देन होगा। और ये सेप्टा कंप्लीट है, पूरी तरह सेल को पार्टीशन कर रहा है, इसमें कोई भी सेंटर में बड़ा होल नहीं है। माइन्यूट पोर्स तो होंगे जिनके थ्रू एक सेल दूसरे सेल से जो है वो कम्युनिकेट करेगा। सी डायग्राम अगर आप देखें तो ये पोरस सेप्टा है, जिसमें क्लियर एक बड़ा सा पोर सेंटर में होगा, सिंगल पोर होगा, और इसलिए उसको पोरस कहा जाता है, और यहीं से एक सेल दूसरे सेल से लेन देन करेगा। डी में आप देख रहे हैं तो डोलीपोर, डोलीपोर सेप्टा वो होते हैं जिसकी सेप्टा के जो आगे पार्टीशन, सेप्टा का आगे जो माउथ है वो डिस्क शेप हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, जैसे आपने गार्ड सेल में पढ़ा होगा, जो स्टोमेटा के गार्ड सेल होते हैं, किडनी शेप या फिर वीन शेप हो जाता है, और उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पोर होता है। उस डोलीपोर के बीच में, डोलीपोर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसकी जो सेप्टा का माउथ है वो डिस्क शेप हो गया और बीच में एक पोर प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ डोलीपोर। तो सेप्टा की भी आगे टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेप्टा। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ अ ईस्ट सेल। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, जो बाकी सेल से थोड़ा अलग है। बाकी सेल की जो बॉडी है वो फिलामेंटस, बाकी फंगस की बॉडी जो वो फिलामेंटस होती है, जैसे कि हमने डायग्राम्स में देखा लॉन्ग थ्रेड लाइक, लेकिन इसकी बॉडी सर्कुलर होती है। ये इसका कंप्लीट डायग्राम है, ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। वो सारे फीचर इसमें आपको बनाने होंगे जो आप एक यूकैरियोटिक सेल में बनाते हैं। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इक्वल टू द ईस्ट सेल। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि इसमें बड स्कार होता है, क्योंकि ये बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, और जहाँ से बड इसमें से निकलता है वहाँ पे एक हल्का सा डिप्रेशन होता है, धब्बा सा होता है, जिसको बड स्कार कहा जाता है। इस डायग्राम में आप एक टिपिकल फंगस सेल का स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, जो एक हाइफे के फॉर्म में है, जिसकी बॉडी एक हाइफे के फॉर्म में है। तो एक सिंगल फंगस सेल का स्ट्रक्चर है ये, जिसमें सारे के सारे यूकैरियोटिक फीचर जो होते हैं वो सारे के सारे दिखाई दे रहे हैं। इसकी डिटेल अगर देखें तो इस डायग्राम में क्लियर हो रहा है फंगस सेल का स्ट्रक्चर। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है जो काइटिन से बनी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं बहुत सारे, न्यूक्लियस होता है एक। ये एक सिनोसिटिक हाइफे का स्ट्रक्चर है। सिनोसिटिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें देखो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसलिए ये सिनोसिटिक हाइफे है। तो अगर सिनोसिटिक हाइफे होगा तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और अगर यूनी न्यूक्लिएट होगा तो उसमें एक ही न्यूक्लियस है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो सिनोसिटिक की डायग्राम देखें, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हाइफे वॉल जिसको सेल वॉल कहा जाएगा जो काइटिन से बनी हुई है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है जिसकी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लस इसमें डिक्टोसोम होंगे। डिक्टोसोम क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी इसमें सिंगल होते हैं। आपने देखा है कि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनके जो गोल्जी बॉडी होती है वो ग्रुप में होते हैं, बहुत सारे जो गोल्जी बॉडी की ट्यूब्स होती हैं वो एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन इसमें फंगस के सेल में क्या होता है कि गोल्जी बॉडी जो है वो सिंगल ट्यूब की फॉर्म में होता है, अलग अलग होते हैं उसकी ट्यूब्स, ग्रुप में नहीं होती। तो इसलिए गोल्जी बॉडी का फंगस के सेल के कंडीशन में दूसरा नाम डिक्टोसोम है। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी यहाँ दिखा रखा है। देखिए आप, इसकी ट्यूब्स थोड़ी दूरी पर हैं, लेकिन इसका जो नाम बनेगा दैट इज़, इसको जो कहा जाएगा वो डिक्टोसोम कहा जाएगा। तो प्लाज्मा सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर इसमें छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जिनको साइटोप्लाज्मिक वेसिकल कहा जाता है, जो अलग अलग चीज़ें स्टोर करती हैं, जैसे कोई स्टार्च स्टोर कर रही है, कोई हार्मोन स्टोर कर रही है। इसके अलावा इसमें राइबोसोम है जो 80+ होंगे क्योंकि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, बहुत सारी वैक्यूल्स हैं, लिपिड ग्रैन्यूल्स हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या है कि इसमें एक तो गोल्जी बॉडी आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द डिक्टोसोम। नेक्स्ट, जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई है। नेक्स्ट, इसमें जो कुछ एक जो फंगस हैं उनमें लोमेलोसोम होते हैं, लोमेलोसोम होते हैं जो स्पेशल पिगमेंट स्टोर करता है फंगस, वो लोमेलोसोम में स्टोर करता है। तो वो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ अ लोमेलोसोम।
सो दिस इज़ अ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे हाइफे हैं जो माइसिलियम की फॉर्म में हैं, एक दूसरे से उलझे हुए हैं या ग्रुप में हैं, और किसी एक फंगस सेल की इलोंगेशन हो जाती है। इलोंगेट होके उसके ऊपर जो है वो स्पोर्स लगना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोनिडियो स्पोर्स बने हुए हैं, और स्पोर जो है वो चेन में होते हैं। तो ये जहाँ पे कोनिडियो स्पोर्स लगे हुए हैं, इसको, इस पूरी बॉडी को, जो ये लॉन्ग सेल है, हाइफे है, और एक टिपिकल फंगस सेल का, और ऊपर जो ये कोनिडियो स्पोर्स लग रहे हैं, इस गोल स्ट्रक्चर को पूरे को मिला के फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। और जहाँ पे ये स्पोर्स लग रहे हैं उस हाइफे का नाम हो जाएगा कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडियो स्पोर्स लग रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द चेन में होते हैं ये स्पोर्स। सो दिस कोनिडियोफोर इज नोन एज अ फ्रूटिंग बॉडी। 3D स्ट्रक्चर में भी देखो क्लियर हो रहा है, फ्रूटिंग बॉडीज बनी हुई हैं, लंबे हाइफे हैं जिनको कोनिडियोफोर कहा जा रहा है, और उनके ऊपर जो है वो स्पोर्स लगे हुए हैं जिनको कोनिडियो स्पोर्स कह सकते हैं। और ये जो हैं वो स्पोर जो है वो चेन फॉर्म में होते हैं, एक के ऊपर एक लगा हुआ होता है। तो दीज आर द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस। की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखें या सेक्शुअल साइकिल देखें, तो सेक्शुअल साइकिल या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये 3 स्टेप्स में करते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट, जो 2 नॉन मोटाइल या मोटाइल गेमीट, इसमें गेमीट्स मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो अगर जो गेमीट्स में जो फ्यूजन हुई सिर्फ प्रोटोप्लास्ट की, दैट इज नोन एज अ प्लाज्मोगैमी। पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज होगा, फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज अ कैरियोगैमी। उसके बाद जाइगोट बनेगा। आपको पता है कि जब 2 गेमीट्स फ्यूज कर जाते हैं तो वो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, और डिप्लॉयड जाइगोट में फिर मियोसिस होगी, और मियोसिस होने के बाद उसमें क्या बनेंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे। और वो हैप्लॉयड स्पोर्स जो हैं that will develop into हाइफे और माइसिलियम। उन स्पोर से फिर नए माइसिलियम या हाइफे बर्थ लेंगे, जिनके ऊपर फिर दोबारा से जो है वो स्पोर्स बनेंगे, या फिर सेक्सुअल हाइफे होंगे। मेल अलग हो सकता है, फीमेल अलग हो सकता है, इस तरह के हाइफे बनेंगे, और उनमें फिर गैमीट्स बनेंगे, और वो गैमीट्स फिर से फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएंगे। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती है कि जब से सबसे पहले 2 जो है वो नॉन मोटाइल या मोटाइल गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, फिर उसके बाद उनका न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, जाइगोट में मियोसिस होती है, स्पोर्स बनते हैं, वो स्पोर्स ज़मीन में गिरते हैं, और ज़मीन में वो फिर वो या सॉइल में या जिस भी सरफेस पे वो रह रहे हैं वहाँ पे फिर उन स्पोर से हाइफे बन जाते हैं। हाइफे फिर ग्रो करके पूरा माइसिलियम बना देते हैं। माइसिलियम में फिर उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती हैं, उनमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। वो स्पोर्स कुछ एक जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एक फंगस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें गैमीट्स बन जाते हैं, और वो गैमीट्स फ्यूज़ करके फिर से डिप्लॉयड जाइगोट बना देते हैं। तो इस तरह से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, हैप्लॉइड फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉइड। दिस इज़ नोन एज अ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट है फंगस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें 2 हैप्लॉइड हाइफे जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें फंगस में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं, मेल और फीमेल हाइफे अलग अलग नहीं होते हैं, या मेल और फीमेल जो हैं वो फंगस नहीं होते हैं, या मेल और फीमेल गमीट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं बनते हैं। इसमें क्या होता है, हाइफे होते हैं। वो हाइफे जो हैं वो कुछ एक हाइफे जो वो मेल बिहेव करते हैं, कुछ एक हाइफे जो वो फीमेल गमीट की तरह या फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, और वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दे विल फ्यूज़। फ्यूज़न जब होती है 2 हैप्लॉइड सेल की, तो वो डिप्लॉयड सेल बनाते हैं। डिप्लॉयड सेल जो है वो पहले डाइकैरियोटिक फेज़ में जाते हैं और डाइकैरियोन बनाते हैं, और डाइकैरियोन फेज़ जो है वो फंगस की वो एक इसका यूनिक फीचर है। सब फंगस ये नहीं करते हैं, कुछ एक फंगस जो है वो डाइकैरियोटिक फेज़ बनाते हैं। पेरेंटल न्यूक्लियाई फिर फ्यूज़ करने के बाद डिप्लॉयड हो जाएंगे, डिप्लॉयड होने के बाद उनमें फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसमें मियोसिस होगी, और मियोसिस के बाद फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो इसको अगर डायग्राम से देखें हम, सो इस डायग्राम आप देख रहे हैं कि 2 हाइफे थे दैट आर नॉट मेल एंड फीमेल। 2 हाइफे जो नॉर्मल सॉइल में या किसी भी सरफेस पे ग्रो कर रहे थे, अगर उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है तो एक हाइफे को पॉजिटिव होगा और एक हाइफे नेगेटिव होगा। इन दोनों में जो है वो थोड़ा बहुत जीन्स का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम नहीं होंगे। ये वो हाइफे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं जिनके एंसेस्टर सेम ना हो, या जो कॉमन एंसेस्टर से नहीं बने हैं। जो कॉमन एंसेस्टर से बने होंगे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए इनको एक को पॉजिटिव नाम दिया गया और एक को नेगेटिव नाम दिया गया, बिकॉज देयर एंसेस्टर आर नॉट कॉमन, देयरफॉर देयर इज़ अ समबट डिफरेंस इन देयर जीन। इनके जीन में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सो जो मेन हाइफे थे, मेन माइसिलियम था जिसको प्राइमरी माइसिलियम कहा गया, इन दोनों ने ग्रोथ की
ग्रोथ करने के बाद एक दूसरे के क्लोज आए, क्लोज आने के बाद ये फ्यूज़ हो गए। फ्यूज़न के बाद इनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ कर गया इन दोनों का, लेकिन इनके न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज़ नहीं हुए हैं। दैट फ्यूज स्टेज, जिसमें एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं जो अभी फ्यूज़ होंगे। ऐसा नहीं है कि वो दो न्यूक्लियस वहीं वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, दे विल फ्यूज़ लेटर। जो दो न्यूक्लियस, वन सेल टू न्यूक्लिएट स्टेज है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज नोन एज अ डाइकैरियोन। सेल को डाइकैरियोन कहा जाएगा और इस फेज को डाइकैरियोटिक फेज कहा जाता है। बाद में ये दोनों न्यूक्लियस, जो एक हाइफे से आया नेगेटिव से और एक पॉजिटिव से आया है, जैसे येलो और रेड यहाँ दिखा रखा है, बाद में ये फ्यूज़ कर जाएंगे। फ्यूज़ करने के बाद ये क्या बना देंगे, जाइगोट। उस जाइगोट में फिर क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स। वो स्पोर्स ज़मीन में गिरेंगे। ज़मीन में गिरने के बाद नए हाइफे बनेंगे जो फिर से यूनिन्यूक्लिएट और हैप्लॉइड होंगे। फिर उनमें दोबारा से फिर जो है वो हैप्लॉइड जो हाइफे हैं वो दो आपस में फ्यूज़ करेंगे और उनसे फिर से जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। तो इस तरह से जो फंगस है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। तो जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगी और उसके बाद जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे और उनसे फिर नए फंगस बर्थ लेंगे। सो दिस इज़ द डाइकैरियोन फेज। सो ये जो डाइकैरियोन फेज़ होती है वो एक तरह की इंटरमीडिएट फेज़ होती है। इंटरमीडिएट का मीनिंग है कि पहले दो जो फंगस थे वो एक दूसरे के क्लोज आए, उन्होंने फ्यूज़न की, साइटोप्लाज्म की फ्यूज़न तो हो गई लेकिन न्यूक्लियस की फ्यूज़न अभी नहीं हुई है। थोड़ी देर वो सेल उसी फेज़ में रहेंगे दो न्यूक्लियस के साथ, तो ये इंटरमीडिएट फेज़ है क्योंकि बाद में वो दो न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे और उसके बाद जो है वो एक डिप्लॉयड यूनी न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा जिसको जाइगोट कहेंगे, जिसमें बाद में मियोसिस होने वाली है। उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आर डिवीज़न ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को आगे किंगडम फंजाई को नेक्स्ट जो है वो 3 to 4 किंगडम्स में डिवाइड किया हुआ है। दैट इज़ फर्स्ट है फाइकोमाइसीड्स, देन एस्कोमाइसीड्स, देन वेसिडोमाइसीड्स, देन नेक्स्ट है डिटिरोमाइसीड्स। तो इनके जो डिटेल्स हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो होमवर्क है, आपने जो है वो एक तो किंगडम फंजाई के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स फॉर्म में लिखने हैं। आपने डाइकैरियोन या डाइकैरियोस फेज़ क्या होती है उसकी डिफिनेशन लिखनी है। देन नेक्स्ट है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं फंगस जो है, इसके बारे में आपने नोट्स बनाने हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। जो किंगडम फंजाई का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।